हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे काफ़ी डिटेल में और एक कम से कम टाइम के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में कि भाई ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर होता क्या है। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं, ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट कि भाई ट्रांसफर प्राइसिंग एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। उसके बाद इसकी कैलकुलेशंस किस तरीके से की जाती हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर, क्यों इस चीज़ को लगाया जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सारी की सारी प्रोसीजरल चीज़ें। और अगर आप चाहेंगे तो मैं कंटिन्यूटी में इसकी आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियोज़ भी यहाँ पर आपको दे सकता हूँ। तो भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है? देखो, अगर आप कंट्री ए के अंदर हो, ठीक है, एंड यहां पर एक तरफ है इंडिया। अब क्या कर रहे हो, किसी भी मैनर में, ठीक है, बाहर की कंट्री वाले इंसान से आपकी डीलिंग है, किस तरीके से आप उसको कुछ ना कुछ सेल कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप उससे कुछ ना कुछ परचेज कर सकते हो, या फिर ये दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसको इंडियन मार्केट के अंदर सेल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिचुएशंस हैं जिसमें एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बाहर की कंट्री के इंसान से डील कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब जैसे मान लो इंडिया के किसी इंसान ने अपने से जुड़े हुए इंसान को बाहर की कंट्री में, ऐसा नहीं कि किसी को भी आप सेल कर रहे हो तो वहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगी। द कंडीशन इज कि अपने से जुड़े हुए इंसान यानी एसोसिएटेड एंटरप्राइज, यहां पर जो प्रिसाइज वर्ड यूज किया गया है जिसकी डेफिनेशन हम आगे डिस्कस करेंगे, तो अपने किसी एसोसिएटेड एंटरप्राइज को अगर वो चीज सेल करता है, ठीक है, तो वहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग वालों के कान खड़े हो जाएंगे, आपके असेसिंग ऑफिसर के कान खड़े हो जाएंगे कि यार मुझे ये देखना है कि कहीं ये टैक्स बचाने के लिए अपनी सेल कम प्राइस में तो नहीं बता रहा, जो इसने सेल की है क्या उस सेल को डाउन प्ले तो नहीं किया जा रहा जिससे इंडिया के अंदर इस इंसान को इस पर्टिकुलर सेल पर टैक्स कम देना पड़े। और एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के अंदर बात ये होती है कि जहां पर आप सामने वाले के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो सामने वाले के अकाउंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो वहां पर आपके लिए वो चीज शो करना भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर ये चीज इसने बेची है 100 रुपए की, बट ये दिखा देगा 80 रुपए का, ये भी अपनी परचेज 80 दिखा देगा क्योंकि इसकी एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, ठीक है, और ये भी अपनी सेल को 80 दिखा देगा, तो इंडिया के अंदर 80 रुपए के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो यहां पर हो गई टैक्स की बचत। तो यहां पर असेसिंग ऑफिसर ये चीज नहीं करने देगा, तो आपके लिए यहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस लग जाएंगे। सेम वे में अब यहां पर इंडिया के अंदर अगर मान लो ये इंसान कोई चीज सेल करता है, ठीक है, इंडिया में सेल करने के लिए बाहर से रॉ मटेरियल परचेज करता है। अब जिससे रॉ मटेरियल लिया है वो इसका एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, एई यहां पर मैं शॉर्ट में लिखता हूं इसको, वो इसका एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। अब इसकी वजह से यहां पर क्या होने वाला है, देखो सीधी सी बात है, ये क्या करेगा, अगर अब आप दिमाग लगाना, इंडिया में जो कंपनी बैठी है उसको अगर अपना टैक्स बचाना है और रॉ मटेरियल इसने बाहर से खरीदा है, तो उस रॉ मटेरियल से किस तरीके से खेलकर वो टैक्स को बचा सकती है, तो वो क्या होगा। तो देखो, टैक्स बचाने के दो ही तरीके होते हैं ना, या तो आप अपनी इनकम को कम दिखाओ, या फिर अपने एक्सपेंस को ज्यादा दिखा दो। तो जहां पर हमने सेल की बात की थी वहां पर क्या देखा था कि भाई वो 100 रुपए की जगह पर 80 रुपए की सेल बता देगा। तो जहां पर रॉ मटेरियल परचेज करने की बात हो रही है वहां पर वो क्या करेगा, वहां पर वो 80 रुपए की परचेज को 100 बता देगा, है ना। तो उससे क्या हुआ, अब भाई देखो, कान यहां से पकड़ो चाहे वहां से पकड़ो, पॉइंट क्या है कि आप टैक्स बचा रहे हो, ठीक है। और किस वजह से कि आपकी एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज है जिसको आप इन्फ्लुएंस करके अकाउंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, और आप इवेंचुअली जो आपको फायदा हो रहा है वो फायदा हो रहा है आपका टैक्स बचाना, ठीक है। तो इन सब चीजों को मिटिगेट करने के लिए, इन सब चीजों को सही करने के लिए यहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस लगाए जाते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं चीजों को देखेंगे कि इन चीजों से कैसे बचने के तरीके हैं, तो यहां पर ये टैक्स की चोरी ना हो पाए। तो एक टर्म यहां पर यूज होने वाली है जो कि कहती है आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस, ये कोविड वाली प्राइस नहीं है, ये सिंपल आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब क्या है कि भाई देखो, अगर आप इंडिया में, अगर आप बाहर किसी एसोसिएटेड एंटरप्राइज को ना बेचकर,
ठीक है, किसी एसोसिएटेड एंटरप्राइज को ना बेचकर अगर आप इंडिया में किसी इंसान को नॉर्मल आपका कोई रिलेशन नहीं है उसके साथ, किसी थर्ड पार्टी को वो चीज बेचते तो कितने की बेचते, है ना? तो वो क्या है यहां पर जो हमने डिटरमाइन किया, जैसे 100 रुपए। तो यहां पर एक आर्म्स लेंथ प्राइस निकाली जाएगी कि अगर आपका उससे कोई नाता ना होता, अगर आपका उससे कोई नाता ना होता तो आप उसको कितने में बेचते, वो होती है आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस। अब जैसे ही आर्म लेंथ प्राइस निकली तो हम उसको कंपेयर करेंगे किस चीज से, कि भाई एक्चुअल में आपने कितने की सेल बताई है, 80 रुपए की। तो 80 रुपए से इस आर्म्स लेंथ प्राइस यानी 100 रुपए को कंपेयर किया जाएगा, एंड अगर यहां पर डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को इस इंसान की इनकम में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, दिस इज वट वी एसेंशियली डू इन आपका ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में। अब इस चीज को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब ये जो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई जो आर्म्स लेंथ प्राइस निकाली जाती है, ठीक है, जो आर्म्स लेंथ प्राइस निकाली जाती है उसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि आपके पास आता है यहां पर, आपके पास यहां पर क्या आएगा, पहला मेथड अगर मैं बात करूं, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस। ठीक है, यहां पर क्या बात करेंगे हम इस चीज के अंदर, अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊं तो क्वेश्चंस जो हैं आप जैसे भी देखोगे आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, बस आपको यहां पर एक इसका भाव समझना है, इसके पीछे का मीनिंग समझना है। कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस यानी कि एक तरफ है 100 रुपए सेलिंग प्राइस, एक तरफ है 80 रुपए। ठीक है, तो यहां पर यह हो क्या रहा है कि प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, प्रोडक्ट सेम है, तो इस प्रोडक्ट को जब बेचा जा रहा है तो एक प्राइस है 100 रुपए, एक प्राइस है 80 रुपए। तो दीज आर कंपेरेबल प्राइसेस। अब ये जो 80 रुपए है ये कंट्रोल्ड है। ठीक है, 80 रुपए कंट्रोल्ड है क्योंकि इसको एसोसिएटेड एंटरप्राइज को बेचा जा रहा है और यहां पर इंफ्लुएंस इन्वॉल्व है। लेकिन जो ये 100 रुपए हैं ये अनकंट्रोल्ड है, जो कि यहां पर बात कर रहे हैं इस मेथड के नाम में है कि ये जो 100 रुपए है ये अनकंट्रोल्ड है, इसका एसोसिएटेड एंटरप्राइज का कोई इंफ्लुएंस नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम देखेंगे, इन दोनों को बेसिकली हम कंपेयर करेंगे। किसको? एक कंट्रोल्ड और एक अनकंट्रोल्ड। एसोसिएटेड एंटरप्राइज को कितने में बेचा जा रहा है और थर्ड पार्टी को कितने में बेचा जा रहा है, तो उन चीजों को कंपेयर करेंगे। यह चीज कब मेथड लगेगा? अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए और क्वेश्चन में आपको दिखे कि भाई वो सेम प्रोडक्ट, आपको जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो इंफॉर्मेशन किस तरीके से दी हुई है कि वो सेम प्रोडक्ट एसोसिएटेड एंटरप्राइज को भी बेच के दिखा रखा है और वो सेम प्रोडक्ट इंडिया में किसी और कंपनी को भी बेचकर दिखा रखा है। उसमें हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट्स करते हैं। एडजस्टमेंट्स कौन सी होती है कि भाई अगर मान लो, जो एक एग्जांपल देता हूं किस टाइप की एडजस्टमेंट्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी और आपको क्वेश्चंस के अंदर आगे देखने को मिलेगी। तो जैसे मान लो वारंटी है। अब हो सकता है कि भाई बाहर जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, ठीक है, उसको वारंटी थोड़े ज्यादा टाइम की दे रखा होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से भी प्राइस बढ़ सकता है, बट स्टिल यहां पर कम है तो उसको भी एडजस्ट करेंगे। या क्रेडिट की बात होती है कि क्रेडिट किसी को ज़्यादा दिया हुआ है, किसी को कम दिया हुआ है, वो भी एक बेनिफिट है जिसकी वजह से प्राइस इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो वो भी देखेंगे। डिस्काउंट्स हैं तो वो देखेंगे। कुछ बाहर से आने ले जाने के कुछ स्पेसिफिक चार्जेस हैं जो सिर्फ उसी प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल होंगे, अगर जो चीज़ को बाहर बेचा जाएगा तो उनको एडजस्ट करेंगे। तो जितनी भी ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं, इन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद एक हमारे पास न्यूट्रल प्राइस निकल के आ जाएगा कि भाई जो बेनिफिट इसको दिए जा रहे हैं वही अब इसको दिए जा रहे हैं। अब बताओ प्राइस क्या डिफरेंस कितना है। फिर हम देखेंगे कि अच्छा तब भी डिफरेंस आ रहा है, फिर तो भाई यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आर्म्स लेंथ प्राइस यहां पर नहीं है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन यहां लग जाएंगे। आई होप आप यहां पर जिस्ट समझ गए होंगे कि इस चीज में हम करने क्या वाले हैं। तो जहां पर भी आपको दिखे कि भाई एक प्रोडक्ट है जो मैं मान लो मैं इंडिया में हूं, मैं एक कंपनी चला रहा हूं, मैं उस प्रोडक्ट को अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइज को भी बेच रहा हूं और इंडिया में भी एग्जिस्टिंग किसी कंपनी को उस चीज को सेल कर रहा हूं, तो वहां पर मेरे पास मिल गया एक कंट्रोल्ड प्राइस और एक अनकंट्रोल्ड प्राइस। दोनों को मैं कंपेयर करूंगा फंक्शनल डिफरेंसेस हटाने के बाद, और उसके बाद भी अगर डिफरेंस आया तो दैट मींस कि यहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस लग जाएंगे। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास। अब हम मेथड्स की ही बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास रीसेल प्राइस मेथड। ठीक है, रीसेल प्राइस मेथड। कुछ चीजें देखो नाम से ही बहुत ज्यादा एविडेंट होगी। ठीक है,
ये कब लगेगा कि भाई यहां पर जहां पर आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज से कोई चीज खरीदी है, ठीक है, इंडिया में एक कंपनी ने अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से कोई चीज खरीदी है और उसको इंडियन मार्केट में वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली कंपेरेबल रीसेल प्राइस यहां पर निकाला जाएगा। तो इसमें देखो सीधी सी बात क्या होगी कि यानी कि अगर मान लो इंडिया में जो भी है कंपनी, ठीक है, उसने बाहर की कंपनी से कोई सामान लिया, अब वो उसका एक तरह से स्टॉक हो गया, ठीक है, उस स्टॉक को इसने अब आगे सेल किया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, मान लो उसको 100 रुपए में बेचा, ठीक है। अब हम निकालेंगे कि भाई नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है, वो क्वेश्चन में दिया होगा आपको। तो पहले सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मान लो यहां पर 20% दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर 20 यहां पर माइनस कर दिया, यानी कि देखो अगर किसी इंसान का काम ही रीसेल करने का है तो उसने अपना प्रॉफिट यहां पर, ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर कमा लिया। तो यानी कि हो सकता है ना कि ये स्टॉक उसका 80 रुपए का हो, ठीक है। तो यहां पर कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कस्टम ड्यूटी भी हो सकती है, एक्स्ट्रा चीजें भी हो सकती हैं, तो उनको भी मान लो चलो हम माइनस कर देंगे, 5 रुपए वो हो गया, ठीक है। तो 75 रुपीज का यहां पर इसके पास चीजें बची और बाकी चीजें हमने माइनस कर दी जो स्पेसिफिकली बाहर से माल इंडिया में लाने के लिए जो खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो वो 5 रुपए का भी उसको रियायत दे दी। अब अगर हम ये देखेंगे कि यार क्या ये जो माल बाहर से ले रहा है, क्या ये 75 रुपए का ही ले रहा है या इससे बहुत ज्यादा में दिखा रहा है कि भाई इससे अगर तुम आगे 100 रुपए का बेच रहे हो, 20% तुम नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हो, ठीक है, और तुम हमें ये बोलोगे कि यार मैंने तो ये 110 रुपए का बाहर से मंगवाया है, तुम तो लॉस दिखा दोगे, तो ये चीज यहां पर नहीं हो सकती है। तो ये जो डिफरेंस है, ये अगर यहां पर डिफरेंस आया तो यहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो बेसिकली थोड़ा रिवर्स में कैलकुलेशन हो रही है, हम देखेंगे फाइनल सेल कितने की हो रही है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हटा देंगे, फंक्शनल डिफरेंसेस हटा देंगे, फिर देखेंगे कि भाई इतने का तो पड़ना चाहिए था ना तुझे, यानी कि तू बाहर से परचेज ज्यादा महंगी दिखा रहा है प्रॉफिट यहां पर रिड्यूस करने के लिए। तो अगर ऐसी चीज है तो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन यहां पर लग जाएगी। तो नाम से ही एविडेंट है, रीसेल प्राइस मेथड कब लगेगा, जब आप अपने बाहर की एसोसिएटेड एंटरप्राइज से खरीद कर और इंडिया के अंदर किसी और न्यूट्रल पार्टी को सेल कर रहे हो, तो वहां पर लगेगा आपका रीसेल प्राइस मेथड। क्वेश्चन करते समय यह चीज आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई आपको एग्जाम में ना दिया हो कि कौन सा मेथड लगाना है, बट सिचुएशंस को देखकर आपके लिए वो चीज एविडेंट हो जाएगी कि हां यहां पर तो यही मेथड लगेगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है आपका यहां पर कॉस्ट प्लस मेथड। अब ये भी देखो नाम से एविडेंट है, कॉस्ट प्लस क्या, नॉर्मली कॉस्ट के बाद क्या प्लस करते हो, प्रॉफिट मार्जिन ना, तो वही चीज यहां पर करनी है। ये मेथड कब लगेगा, जब आप नॉर्मली आप अपने सेमी फिनिश्ड गुड्स सेल कर रहे हो एसोसिएटेड एंटरप्राइज को या फिर कोई सर्विसेज दे रहे हो, तो भाई इन दो सिचुएशंस के अंदर ये मेथड लग सकता है, ठीक है। होगा क्या, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होगा, आपको गिवन होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्ट कॉस्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। आपको ये चीजें क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी और इन्हीं के बेसिस पर आपको डिटरमाइन करना है कि भाई क्या क्या चीजें यहां पर लगेंगी, जो कॉस्ट निकल के आ जाएगी आपके पास, और उस कॉस्ट को, ये जो कॉस्ट यहां पर आपके पास आ गई, इस कॉस्ट में जो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है जो मार्केट का, वो आपको ऐड कर देना है, नॉर्मल जीपी मार्जिन, एंड आपका यहां पर निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, अब ये किस बारे में बात करता है, देखो प्रॉफिट स्प्लिट मेथड के अंदर ये भी देखो एविडेंट है नाम से ही। यहां पर हम देखेंगे कि अगर मान लो कोई सामने वाली कंपनी है, अगर वो कोई ज्वाइंट वेंचर कर रही है, साथ में मिलकर वो कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कोई पेटेंट डेवलप किया जिसके बेसिस पे वो चीजें करते हैं, और यहां पर एलिमेंट्स इतने सारे हैं कि भाई आप इनको प्लस माइनस करके आर्म्स लेंथ प्राइस डिराइव ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो उस केस के अंदर यहां पर क्या होगा कि भाई उस केस में प्रॉफिट स्प्लिट मेथड यहां पर अपनाया जाएगा, ठीक है। आपके कुछ बेसिस होंगे जिसके बेसिस पे आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, आपकी फाइनेंशियल एसेट्स कितनी है। मान लो एक यूएसए की कंपनी है और एक इंडिया की कंपनी है,
ठीक है, दोनों ने मिलकर एक पेटेंट डेवलप किया, ठीक है, एंड जिस पेटेंट के बेसिस पे वो प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचते हैं। अब इसमें प्लस माइनस इतनी सारी चीजें हो गई हैं कि भाई अलग से निकालना बड़ा, आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो रीजनेबल बेसिस निकालेंगे। वो रीजनेबल बेसिस बहुत सारे हो सकते हैं जिनके बेसिस पे आप एलोकेट कर सकते हो कि भाई किसका कितना हिस्सा है एक्चुअल में। रीजनेबल बेसिस निकालेंगे। अब वो रीजनेबल बेसिस कि भाई क्या क्या फंक्शंस किए हैं, फंक्शंस परफॉर्म्ड, ठीक है, या फिर आपका कितनी एसेट दोनों ने लगा रखी है, एसेट्स एम्प्लॉयड, या फिर यहां पर आपका आ जाएगा कितना कितना दोनों ने रिस्क लिया है। तो इस टाइप की एग्जांपल फॉर इंस्टेंस ये सारी चीजें हैं कि इन चीजों के बेसिस पर इस चीज को स्प्लिट करके देखा जाएगा कि भाई किसका कितना हिस्सा यहां पर बनता है। तो यहां पर क्या याद रखना है कि भाई किन किन सिचुएशंस में ये लगेगा कि इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर कि ट्रांजैक्शंस को का कंपेरेटिबिलिटी मिलना, बहुत ही कंपेरेबल चीजें मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो यहां पर इस चीज को यहां पर हम देख के चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, तो ये चीज हो गई। उसके बाद आता है आपका TNMM मेथड, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। TNMM मेथड, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, ठीक है। नाम से देखो ये चीज एविडेंट है, क्या देखना है यहां पर, नेट मार्जिन, ठीक है। तो भाई आपका नेट मार्जिन एक यूएसए की कंपनी से आपकी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से कितना है वर्सेस आपका इंडिया में कितना है, ठीक है। तो उस चीज को कंपेयर करेंगे, ठीक है। उस मार्जिन के बेसिस पर ही आपका यहां पर एलोकेशन होगा। तो क्वेश्चन के अंदर जहां पर मार्जिन वाली चीजें दी गई हों तो वहां पर ये अप्लाई करना है, जहां पर प्रॉफिट स्प्लिट वाली आपको इस टाइप की आइटम्स देखने को मिले तो वहां पर ये मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। जहां पर कॉस्ट दी गई हो आपको और प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है आपको कंप्यूट करना पड़े, आगे क्वेश्चंस के अंदर मैं कराऊंगा आपको अच्छे से, तो वहां पर ये मेथड लगेगा। और जहां पर एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज से खरीद कर आगे चीजें बेची जा रही है तो वहां पर रीसेल प्राइस मेथड लगेगा। और जहां पर कंपेरेबल कंट्रोल्ड प्राइस दिया गया है, यानी कि साथ के साथ किसी और कंपनी को कितने का बेचा जा रहा है, तो वहां पर CUP यानी कप मेथड यहां पर लग जाएगा। तो यहां पर ये 5 हमारे पास मेथड्स हो गए जिनके थ्रू हम कंप्यूटेशन करने वाले हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग किस तरीके से निकाला जाता है। तो भाई देखो, सबसे पहले मेरा इस वीडियो पर फोकस यही है कि मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे सकूं, ठीक है, कि भाई किस तरीके से चीजें होंगी। अब आगे देखो, थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ बताता हूं आगे वाली वीडियोस के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो भाई इसी चीज में थोड़ा सा एक एडिशन देखेंगे कि भाई अगर मान लो ये जो मेथड्स हैं, ठीक है, इनमें हमारे पास करंट ईयर का डेटा अवेलेबल नहीं है, पिछले कुछ सालों का डेटा अवेलेबल है, तो हमें एवरेज निकालना है या जो भी करना है वो चीज़ कैसे करने वाले हैं। तो मल्टीपल ईयर्स के डेटा को कैसे देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई ये सब चीज़ें कर ली, हमने ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लगा दिया, हमने आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल लिया, हमने डिफरेंस भी कंप्यूट कर लिया। तो डिफरेंस का करेंगे क्या, तो जो डिफरेंस होता है गाइस वो इनकम में ऐड कर दिया जाता है और एक विद इन सम स्टिपुलेटेड टाइम आपको वो पैसा बाहर से इंडिया में मंगवाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं मंगवाओगे तो उस पैसे को वहां पर लोन मान लिया जाएगा। तो दिस इज ऑल दैट हैपन्स आगे फर्दर, और इस पे भी क्वेश्चंस और बाकी सारी चीजें हम यहां पर डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मल्टीपल ईयर्स का डेटा है तो उसको कैसे एनालाइज करना है, और साथ ही आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं इन 5 के 5 मेथड्स के ऊपर, और साथ में हम देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या क्या है, कि भाई जब डिफरेंस आया तो उसके बाद उसको डील कैसे करना है, उसको इंडिया में मंगवा कर उसकी इनकम बनानी है, और अगर इंडिया में नहीं मंगवाते हो तो उसको लोन मान लिया जाएगा। कितने टाइम में चीज़ें होंगी, क्या इंटरेस्ट लगेगा, क्या टैक्स की लायबिलिटी बनेगी, और क्या क्या असेसिंग ऑफिसर्स भी मिलकर क्या क्या प्रोसीजर्स यहां पर कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, इस पॉइंट को अच्छे से समझना, ठीक है। इस बुक के अंदर आप देखोगे तो आपको एसोसिएटेड एंटरप्राइज की भी कुछ चीज़ें दी गई होंगी, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं कि भाई एसोसिएटेड एंटरप्राइज कौन कौन सी होती हैं। लाइक अगर आपका किसी और एंटरप्राइज पे इन्फ्लुएंस है तो वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज है, ठीक है। आपका किसी पे इन्फ्लुएंस है, उसका किसी के और के ऊपर इन्फ्लुएंस है तो वो एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। 26% या उससे ज़्यादा आपके पास किसी की शेयर होल्डिंग है तो भाई वहाँ पर आपका इन्फ्लुएंस है। आपने किसी को लोन्स या बोरोइंग्स दी है तो वहाँ पर इन्फ्लुएंस है, या फिर आपने कोई
कंपनी है जो आपके ही प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल मैं कोई रॉ मटेरियल सेल करता हूं, ठीक है, मेरे रॉ मैं उस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट जिस कंपनी को है, उस रॉ मटेरियल को पहुंचाने वाला सिर्फ इकलौता मैं ही हूं, मेरी मोनोपोली है मार्केट पे, तो वो मेरे डिसीजन से इन्फ्लुएंस होगा, उसको मेरी बातें सुननी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें यहां पर हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है कि यार सामने वाली कंपनी दूसरी कंपनी की एसोसिएटेड एंटरप्राइज है या नहीं, सिर्फ इतना बता दो। या फिर आ जाएगा, आपको डेटा दिया होगा, आपको उसके बेसिस पे ये जो मेथड हैं ये लगाने होंगे, या आपसे मेथड भी पूछ सकते हैं कि भाई ये सिचुएशन है, मेथड क्या लगेगा, और उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि डिफरेंस एक्चुअल में ये आया है तो उसको क्या करेंगे, कि कितने टाइम में इंसान लेके आए, उसकी इनकम आएगी तो उस पर टैक्स कितना लगेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो ये तो एक तरह से पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आने वाली 2 वीडियोज़ मैं और बनाने वाला हूँ इसी चैप्टर के ऊपर, तो बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल्ड मैनर में और कम से कम टाइम में इस चैप्टर को हम अच्छे से कवर करेंगे। एग्जाम में आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।